दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम लोग स्टडी किए थे। दोस्तों क्रॉपिंग पैटर्न में हमने देखा था क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करने से हमें क्या होती है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारे बने रहते हैं और क्रॉप रोटेशन को फॉलो करने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो और ज़्यादा इनरिच होते हैं। इसके साथ साथ क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करने से जो एक क्रॉप की जो फेलियर होती है उससे बचे रहते हैं, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलता है क्रॉपिंग पैटर्न से। और इंडिया में जनरली मेजर 4 टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है। उसमें हम लोग देखे थे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। मोनोकल्चर इंडिया में उतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की जाती है। मोनोकल्चर भी हमारा एक क्रॉपिंग पैटर्न है। तो दोस्तों इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न के बाद आप देखोगे तो यूपीएससी के सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती क्या है और साथ साथ एग्रीकल्चर इफिशियंसी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और केंडल का जो क्लासिफिकेशन है प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी के बेस पे इंडिया को डिफरेंट जो रीजन में डिवाइड किया गया 5 डिफरेंट रीजन में केंडल के द्वारा, उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड उससे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2013 में यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी डायरेक्टली यहाँ पे डिफिनेशन पूछा है कि प्रोडक्टिविटी का क्या डिफिनेशन है। मेंशन द मेथड एंड इट्स मेजरमेंट, ब्रिंग आउट द डिस्पैरिटीज ऑफ द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। 2015 में दोस्तों यहाँ पे पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इफिशियंसी, दोनों में यहाँ पे अंतर पूछा है। और यहाँ पे पूछा है ब्रिंग आउट द डिस्पैरिटीज इन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इफिशियंसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन पर जाए तो यहाँ पे तो डेफिनेशन है दोस्तों प्रोडक्टिविटी का कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है 1 हेक्टेयर के लैंड में एक पर्टिकुलर क्रॉप की जितनी प्रोडक्शन होंगी उसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। मान लो यहाँ पे 1 हेक्टेयर के लैंड में इंडिया में मान लो राइस की कल्टीवेशन यहाँ पे 2576 होती है। एज पर 2018 डेटा की बात करेंगे यहाँ पे, तो एवरेज जो इंडिया में राइस की जो पैदा होती है 1 हेक्टेयर में 2576 केजी होती है। तो इंडिया में राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारा बोलेंगे 2576 केजी है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। दोस्तों इंडिया में प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है, इतनी कम है कि इंटरनेशनल एवरेज आप देखोगे उससे भी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया की प्रोडक्टिविटी। चाहे आप वीट का ले लो, चाहे राइस का ले लो, चाहे मक्का का ले लो, चाहे किसी भी वेजिटेशन का ले लो, सबकी प्रोडक्टिविटी इंडिया का कम है। इवन यहाँ पे कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में वो पाकिस्तान से भी कम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है। चाइना में राइस की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी हाफ से भी कम है इंडिया की राइस की प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जबकि चाइना में आप देखते हो चाइना में सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पे लैंड की फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है और इंडिया इतना फर्टाइल लैंड भी नहीं है, फिर भी इंडिया की प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी में यहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अदर यहाँ पे देखेंगे क्या क्या प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन देखें। अब देख लेते हैं दूसरा यहाँ पे एग्रीकल्चर इफिशियंसी। अब देखो इफिशियंसी का क्या मतलब है, जैसे जनरल बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट हो, इसका मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करते हो, यानी कम लागत में बहुत ज़्यादा काम करते हो, हमारा मशीन बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है। वैसे दोस्तों सेम लॉजिक यहाँ पे एग्रीकल्चर इफ़िशियंसी का मतलब है यहाँ पे कि जितनी आउटपुट इनटू इनपुट कॉस्ट, यानी कि इनपुट यानी कम कॉस्ट में यदि बहुत ज़्यादा आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं तो हमारा एग्रीकल्चर इफिशियंसी ज़्यादा होगा। यदि ज़्यादा लागत पे कम आउटपुट मिल रहा है तो एग्रीकल्चर इफिशियंसी यहाँ पे कम होगा। तो एग्रीकल्चर इफिशियंसी यहाँ पे किसी भी क्रॉप को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं और उसकी तुलना भी कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे आप मिर्ची की खेती कर रहे हो, तो मिर्ची की खेती करने पे यदि आपकी इफिशियंसी अच्छी आती है एज कम्पेयर टू आपको मान लो राइस की कल्टीवेशन में,
तो आप यहाँ पे राइस की जो एफिशिएंसी है उसको कंपेयर कर सकते हो मिर्ची की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं कि किस क्रॉप की हमारा क्रॉपिंग करने से हमारा क्या बोलते हैं प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनपुट कॉस्ट कम लग रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा लग रहा है, उसको मेजर करने के लिए एफिशिएंसी का यूज करते हैं। तो इनपुट कॉस्ट में दोस्तों यहाँ पे जो होती है सीड कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, इरिगेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पेस्टिसाइड, मशीन, सारे चीज़ें इनपुट कॉस्ट में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और आउटपुट कॉस्ट में कोई भी हमारा प्रोडक्शन हुआ, चाहे हमारा फॉडर हो या हमारा फूड ग्रेन्स हो, उसके मार्केट वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं और फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे और जिसमें ज़्यादा हमको मिलेगा उसको बोल देंगे एफिशिएंसी हमारा ज़्यादा है उस क्रॉप की। तो हमारे दोस्तों ये ऐसे मेजर करते हैं एफिशिएंसी को। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस क्या है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में। दोस्तों जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में होती है वैसे सेम यहाँ पे डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में। मान लो 1 हेक्टेयर की लैंड में आप राइस की जो प्रोडक्शन करते हो, मान लो आप प्रोडक्शन 5000 केजी कर रहे हो 1 हेक्टेयर के लैंड में, लेकिन कॉस्ट इसकी वैल्यूज 5000 केजी की वैल्यूज मान लो आपको मार्केट में आपको 10,000 ही मिल रहे हैं, लेकिन आपको इसी को लागत 8,000 आ जा रही है, तो 2,000 का इसी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्वांटिटेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, एक्चुअली क्वालिटेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती है, जबकि एफिशिएंसी हमारा क्वालिटेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि फार्मर को कितनी ज़्यादा बेनिफिट होंगे वो हमें पता चलेंगे कि उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, एग्रीकल्चर इफ़िशियंसी कितनी है। प्रोडक्टिविटी मान लो बहुत ज़्यादा भी हो गए लेकिन लागत बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उससे फार्मर को यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो सकती है होगी, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। सिर्फ यहाँ पे दिखती हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कॉस्ट ज़्यादा लग के यदि प्रोडक्शन हो तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो एफिशिएंसी यहाँ पे क्वालिटेटिव मेजरमेंट है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को यदि आप कंपेयर करोगे तो एक ही क्रॉप को आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कि मान लो पैडी की प्रोडक्टिविटी है, उससे आप तुलना करोगे तो दूसरे रीजन की पैडी की प्रोडक्टिविटी से करोगे, तब हमारे यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी को किसी भी दूसरे क्रॉप से भी आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी मिल रही है, मान लो मिर्ची की खेती करने में एज कम्पेयर टू राइस, तो आपको मिर्ची की खेती करनी चाहिए, ठीक है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसकी क्रॉपिंग करने से ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो कंपेयर में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट जो क्रॉप हैं उसकी एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने होंगे तो सेम हमको क्रॉप को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तीसरा दोस्तों डिफरेंसेस है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को। तो यहाँ पे जो फार्मर है जनरली एफिशिएंसी को टारगेट करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी को टारगेट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब देखो जो प्रोडक्टिविटी है एफिशिएंसी है वो कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखे थे चाइना में उतनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है जितनी इंडिया में है, फिर भी चाइना में राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, डबल से भी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रोडक्टिविटी है या एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एश्योर्ड इरिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में आप देखो कि मानसून तो इरेटिक नेचर है। यदि इरिगेशन की सुविधा अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। फिर हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स यदि आप यूज करोगे तो 25% जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारे एश्योर्ड हो जाती है यदि अच्छी क्वालिटी का सीड्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे इरिगेशन यूज करोगे या अच्छी क्वालिटी का सीड्स यूज करेंगे और प्रॉपर डोज देंगे फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, मैन्योर का, तो हमारा यहाँ प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी जरूरी है। जैसे मान लो आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई में यदि फ्लड इरिगेशन यूज कर रहे हो, फ्लड इरिगेशन से क्या होती है हमारी सारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बह जाती है। और वहाँ पे वाटर लॉगिंग से क्या होती है, वाटर में जो सॉइल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, अल्काइन सॉइल होने लगती है, एसिडिक सॉइल होने लगती है। तो हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी जरूरी है। दोस्तों ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन यदि प्रैक्टिस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ऐसा बढ़ा जाता है कि 20 से 25% प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है और साथ साथ वाटर की कंजप्शन भी कम होती है। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों इंडिया में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन उतनी ज़्यादा की नहीं जाती, इसलिए इंडिया में फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी अच्छी क्वालिटी सीड यूज करने के बाद भी, इरिगेशन करने के बाद भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंडिया में कम होती है। तो यहाँ पे अच्छी जो क्वालिटी ऑफ जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इंडिया में यहाँ पे लैकिंग देखने को मिलता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मोनोकल्चर के यदि फॉलो कर रहे हो, क्रॉप रोटेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ देखो कि टाइमली बुआई करना, टाइमली कटाई करना, टाइमली यहाँ प्रोसेसिंग करना, और जो फीडबैक मिल रही है, मान लो एक एग्रीकल्चर क्रॉप का उगाए, उसके बेसिस पे आपको पता चला कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम पता चला उसको यदि रेक्टिफाई नहीं करोगे, फीडबैक लूप से आप उसको रेक्टिफाई नहीं करोगे, तो फिर हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी हमारी उतनी सुधरेगी नहीं। तो यहाँ पे फीडबैक जो नॉलेज मिल रहे हैं उसका भी यूज करना है, और टाइमली सोइंग भी करना है, प्रोसेसिंग भी करना है, हार्वेस्टिंग करना है टाइमिंग, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो फर्टिलाइजर का प्रॉपर डोज तो यूज करना ही है, साथ साथ सॉइल की हेल्थ को भी चेक करते रहना कि सॉइल की हेल्थ क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे कमी हो रही है, किस क्रॉप को उगाने से न्यूट्रिएंट्स को इनरिच किया जा सकता है, सारे कुछ ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इनोवेटिव आइडिया भी एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर एक सिंपली आप रटा है, जैसे आप वो सेम प्रैक्टिस फॉलो करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ भी बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होती है, यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है। जब कॉस्ट कम हो जाता है हमारा इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इफिशियंसी में दोस्तों आउटपुट बाय इनपुट कॉस्ट होता है। तो इनपुट कॉस्ट यदि जीरो बजट फार्मिंग करते हैं, इनपुट कॉस्ट यदि जीरो कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो हमारी इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिट हमारा अच्छी हो जाएगा। इससे भी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो इस हमारे दोस्तों जो बहुत सारे जो मेथड्स हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों प्रोडक्टिविटी क्यों ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी पे इतने ज़्यादा ध्यान क्यों देना ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी लैंड तो इंक्रीज कर नहीं रही है, और यहाँ पे लैंड इंक्रीज नहीं कर रही है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी एक ही तरीका है जिससे हम जो फूड सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकते हैं। तो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों प्रोडक्टिविटी में यदि डिस्पैरिटी होती है तो हमारा आप देख सकते हो कि जो रूरल इंडिया है, रूरल जो इकोनॉमी है वो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यदि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे डिस्पैरिटी देखने को मिलती है तो हमारा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। मान लो पंजाब हरियाणा में प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा में प्रोडक्टिविटी कम है, तो आपको यहाँ पे जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी भी देखने को मिलेगी। पंजाब हरियाणा में अच्छे डेवलपमेंट होंगे और उड़ीसा में कम डेवलपमेंट होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मायने करती है फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा डेवलपमेंट जो डिस्पैरिटी होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए, रीजनल और इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट होती है डिस्पैरिटी उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में जो डिफरेंट जो रीजन हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कैंडल की क्लासिफिकेशन आप देख लेते हैं। कैंडल एक जियोग्राफर आप बोल सकते हैं, इन्होंने इंडिया में प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी के बेसिस पे 5 डिफरेंट जो रीजन में उसको डिवाइड किया। ठीक है, 5 डिफरेंट रीजन को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वेरी हाई प्रोडक्टिविटी रीजन। अब देखिए वेरी हाई प्रोडक्टिविटी रीजन कहाँ कहाँ पे हैं, ये हमारा पंजाब, हरियाणा और जो डेल्टाइक पार्ट है आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी वाले जो डेल्टा रीजन है तमिलनाडु कोस्ट में, वो हमारे रीजन, और हरियाणा, पंजाब, ये हमारी हाई प्रोडक्टिविटी, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी वाले रीजन है। वेरी हाई प्रोडक्टिविटी होने का यहाँ पे रीजन है दोस्तों फर्टाइल लैंड भी हैं। इसके अलावा एस्योर्ड इरिगेशन है, यहाँ पे मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, एस्योर्ड इरिगेशन है। इसके अलावा मॉडर्न जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है, अच्छी क्वालिटी का सीड्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर यूज होते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं, गुड नॉलेज है। इस सारे प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरी हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है इस रीजन में। दोस्तों दूसरी जो रीजन है यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी रीजन। हाई प्रोडक्टिविटी रीजन में आप देखते हो गंगा की, असम की और पेनिनसुलर जो रिवर्स की जो वैलीज हैं वो वाले रीजन में यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी आपको देखने मिलेगी यहाँ पे एग्रीकल्चर की। इसका रीजन है दोस्तों यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स है, और इसके अलावा हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी की जाती है, यानी कि एक साल में 2 से ज़्यादा क्रॉपिंग की जाती है, क्रॉप रोटेशन का फॉलो किया जाता है। उसके वजह से यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पे एस्योर्ड इरीगेशन की भी सुविधा है। दोस्तों तीसरा जो रीजन है यहाँ पे मीडियम प्रोडक्टिविटी रीजन। मीडियम प्रोडक्टिविटी रीजन में आप देख सकते हो यहाँ पे कि मालवा प्लेट्यू, गुजरात प्लेट्यू, तमिलनाडु की प्लेट्यू, ये हमारे मीडियम प्रोडक्टिव वाले रीजन आते हैं। इसमें आप देख सकते हो इरिगेशन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, पार्सली इरीगेटेड लैंड है और लो रेनफॉल भी होती है। यहाँ पे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की जाती है और यहाँ पे इंटेंसिव खेती भी नहीं की जाती है। इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे मीडियम प्रोडक्टिविटी वाले रीजन है। दोस्तों अगला यहाँ पे देख सकते हो लो
लो प्रोडक्टिविटी रीजन। लो प्रोडक्टिविटी वाले रीजन आप देख सकते हो बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर के प्लेट्यू, और इसमें देख सकते हो कि जो मानसून पे डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सरफेस वाटर की भी सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं है, ग्राउंड वाटर भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे रीजन में लो प्रोडक्टिविटी होती है। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न की जो हिल है, जहाँ पे झूम की कल्टीवेशन फॉलो होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहाँ पे फॉलो होती है, वहाँ भी लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इस ऐसे रीजन की वजह से ये जो बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर, नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल रीजन है, वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो वेरी लो प्रोडक्टिविटी, यानी लास्ट यहाँ पे पांचवा जो रीजन है वेरी लो प्रोडक्टिविटी। इसमें आप राजस्थान के रीजन और वेस्टर्न घाट की जो रेन शेडो रीजन है, वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफर्टाइल लैंड भी है, लो रेनफॉल भी है, इरिगेशन की फैसिलिटीज भी नहीं है, तो क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बहुत ही इंटेंसिव खेती नहीं की जाती है, छोटे मोटे खेती की जाती है, ड्राई फार्मिंग की जाती है। तो ऐसे यहाँ पे वेरी लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये हुए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए कि प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और इंडिया में डिफरेंट टाइप की जो रीजन है प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे कैंडल का क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखे, और हमारे प्रोडक्टिविटी क्यों बहुत ज़रूरी है इसको भी हम लोग देखे, और यहाँ पे इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी में दोनों डिफरेंसेस क्या है उसको भी हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।